कोरिया की? जी नहीं। बेगम जूनागढ़ की? नहीं भाई। कत्लो गारत की? किसी नई वारदात की? जी नहीं, सादत हसन मंटो। क्यों? मर गया। नहीं, गिरफ्तार कर लिया गया। फहाशी के सिलसिले में? जी हाँ, और पुलिस ने उसकी खाना तलाशी भी ली। कोकीन या शराब वगैरह निकली? जी नहीं, अखबारों में यह लिखा था कि उसके घर से कोई गैर कानूनी चीज नहीं निकली। लेकिन उसका वजूद तो बताते हुए नाजायज है। हाँ, मगर हुकूमत तो यही समझती है, तो फिर उसे बरामद क्यों न किया गया? ये बरामद और बरामद के सिलसिले हुकूमत के अपने हाथों में ही होने चाहिए। जिसे चाहे बरामद करे, जिसे चाहे बरामद। और वैसे बात भी ठीक है कि ये सिलसिले हुकूमत के अपने हाथों में ही होने चाहिए। वो इसका सलीका जानती है। तो फिर क्या कहना है लोगों का? इस मर्तबा तो मंटो को फांसी जरूर मिलनी चाहिए। मिल जाए तो अच्छा है, रोज का टंटा खत्म हो। अरे साहब, ऐसे सैकड़ों हजारों काम है, मगर वो पहले दर्जे का हटकर वो तो लिखेगा, और जरूर लिखेगा। लेकिन उसका अंजाम जानते हैं हम लोग। कुछ बुरा ही नजर आता है। 6 मुकदमे उस पर पंजाब में चल रहे हैं, 10 सिंध में, 4 सरहद में, 3 मशरकी पाकिस्तान में। इन सब की ताब ना लाकर वो पागल तो हो ही जाएगा। 2 मरतबा तो पागल हो चुका है। लेकिन उसकी दूर अंदेशी थी। वो तो रिहर्सल कर रहा था कि सचमुच पागल हो जाए तो पागल खाने में आराम से रहे। ये भी जुर्म है। और पर्दी कुर्बान करती बैठ गया ना दी, मांगने डाल आपकी लालटेन। मगर हजरात, मैं ये सोच रहा था कि अगर मंटो सचमुच पागल हो गया तो उसके बीवी बच्चों का क्या हो? उसके बीवी बच्चे जाए जहानों में, कानून को उनसे क्या वास्ता? दरूद फरमाया जनाब आपने। क्या हुकूमत इनकी मदद नहीं करेगी? हुकूमत की बात जुदा है। मेरा ख्याल है कि उसे मदद करनी चाहिए, और नहीं तो सिर्फ अखबारों में ये ऐलान कर दे कि वो उस पर गौर कर रही है। जब तक गौर होगा तब तक मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। जाहिर है, अब तक तो ऐसा ही हो रहा है। लानत भेजिए मंटो और उसके बीवी बच्चों पर। अब मुझे ये बताइए कि हाईकोर्ट के फैसले का उर्दू अदब पर कोई असर होगा? उर्दू अदब पर भी भेजिए आप लानत। नहीं साहब, ऐसा ना कहिए। गुनाह है अदब कौम का बहुत बड़ा सरमाया होता है। होगा भाई, हम तो सरमाया उसे कहते हैं जो नकदी की सूरत में बैंकों में पड़ा हो। लाख रुपए की बात कही साहब आपने, तो फिर मोमिन, मीर, शौक, सादी, हाफिज वगैरह सब दफा 292 साफ कर दे। ऑर्डर ऑर्डर। मैं साथी को टिप्पू दिल्ली से छपी किताब बागवान धुआं का मुसल्लिम। यह किताब मैंने सन 1914 ईस्वी में, जब मैं ऑल इंडिया रेडियो का मुलाजिम था, साथी को टिप्पू के मालिक मियां शाहिद अहमद साहब के पास गालिबन 300 या 350 रुपये में खो। अब इसके राइट साथी को टिप्पू के पास। इस किताब के जो नुस्खे मैंने अदालत में देखे हैं, उनके मुलाहिजा से पता चलता है कि ये किताब का दूसरा एडिशन जो अफसानों के इस मजमूए में जो इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों से मुतल्लक हैं, 2 अफसाने बागवान धुआं और काली शलवार फोहश। मुझे इससे शदीद इख्तिलाफ, क्योंकि ये दोनों कहानियां फोहश नहीं। मेरा ख्याल है कि कोई भी चीज फोहश नहीं, लेकिन खाली कुर्सी और माही भी फोहश हो सकती है अगर उसे फोहश तरीके से पेश किया। फोहश चीजें बनाई जाती हैं किसी खास गर्ज के मातहत। औरत और मर्द का रिश्ता फोहश नहीं, उनका जिक्र भी फोहश नहीं। पर जब इस रिश्ते को 84 आसनों या जोरदार खुफिया तस्वीरों में तब्दील कर दिया जाए कि तहलील में वो इस रिश्ते को गलत जाविये से देखें, तो मैं इस फेर को फोहश ही नहीं बल्कि घनौना, मकरूह और गैर सेहतमंद करूं। तहरीरों तकरीर में, शेरो शायरी में, संतराशी और सनम तराशी में फहाशी तलाश करने के लिए सबसे पहले उसकी तरगीब टटोलनी चाहिए। अगर ये तरगीब मौजूद है, अगर इसकी नीयत का एक शायबा भी नजर आ रहा हो, तो वो शेर, वो तकरीर कतई तौर पर फोहश। अब हमें ये देखना है
कि ये तरवीब धुआं में मौजूद है कि नहीं। अपनी प्रोग्राम से बेजाना नहीं होती कोट अरे जाने दो जादूगर सैया छोड़ो मोरी सैया। मसूद जब सुकून रवाना हुआ तो रास्ते में उसने एक कसाई देखा जिसके सर पर एक बहुत बड़ा टोकरा था। उसमें 2 ताजा ज़बा किए हुए बकरे थे। उनकी खालें उतरी हुई थी और उनके नंगे गोश्त में से धुआं उठ रहा था। वो जगह जगह पर ये गोश्त, जिसको देखकर मसूद के ठंडे गालों पर गर्मी की लहरें सी दौड़ जाती थी, फड़क रहा था, जैसे कभी कभी उसकी आंख फड़का करती थी। बेखाल के ताजा ज़िबा किए हुए बकरों के गोश्त से सफेद सफेद धुआं उठते देखा तो उसे राहत महसूस हुई। घर पहुंचकर उसने जब अपनी मां को सुख्ता साहब की मौत की खबर सुनाई तो उसे मालूम हुआ कि उसके अब्बा जी उन्हीं के जनाजे के साथ गए। अब घर में सिर्फ 2 आदमी थे, मां और बड़ी बहन। मां बावर्ची खाने में थी और बड़ी बहन कलसूम रात दरबारी की सरगम याद कर रही थी। उसकी मां पालक काट रही थी। पालक का गीला गीला पोर उठाकर हंडिया में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद जब आंच लगी तो उसमें से सफेद सफेद धुआं उठने लगा। उस धुएं को देखकर मसूद को बकरे का गोश्त याद आ गया। चुनांचे उसने अपनी मां से कहा, अम्मी जान, आज मैंने ना कसाई की दुकान पर 2 बकरे देखे। उनकी खालें उतरी हुई थी और उनमें से ना धुआं निकल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह सवेरे मेरे मुंह से निकलता है। अच्छा? हाँ, और गोश्त को मैंने अपनी उंगली से छूकर देखा तो वो गर्म था। अच्छा? और गोश्त कई जगह से फड़कता भी था। अच्छा 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 अच्छा, कैसे फड़कता था? और यूं 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 फिर क्या हुआ? फिर कान पर गोश्त फड़क रहा था। मैंने उसे छूकर देखा, गर्म था। गरम था? अच्छा, ये बताओ, तुम मेरा एक काम करोगे? जी बताएं। आओ मेरे साथ। नहीं बाजी, पहले आप काम बताएं। तुम आओ तो सही मेरे साथ। नहीं, पहले आप बताएं काम क्या है। देखो, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैं जाकर सुलग पर लेती हूँ। तुम जरा पाँव से कमर दबा दो। अच्छे भाई जो ये आपकी कमर को क्या हो जाता है जब देखो दर्द हो रही हो, और फिर आप कहती भी मुझसे ही मदद पाए। क्यों नहीं अपनी देख सके? चलिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं दबाऊंगा। शाबाश शाबाश, आज जरूर बारिश। देखिए बाजी, 11 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं पूरे 11 बजे आपकी कमर दबाना बंद कर दूँगा। लेकिन तुम खुदा के साथ नखरा दिखाओ, जरा आके मेरी कमर दबाओ, वरना याद रखना बड़े जोर से कान उठूंगी। मसूद ने बड़ी बहन के हुक्म की तामील की और दीवार का सहारा लेकर पांव से उसकी कमर दबाना शुरू कर दी। मसूद के बदन के नीचे कलसूम की चौड़ी चकली कमर में खफीफ सा झुकाव पैदा हो गया जब उसने पैरों से दबाना शुरू किया, ठीक उसी तरह जिस तरह मजदूर मट्टी गूंथते हैं। कलसूम के दूरों पर गोश्त ज्यादा था। जब मसूद का पांव उस हिस्से पर पड़ा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो उस बकरे के गोश्त को दबा रहा है जो उसने कसाई की दुकान में अपनी उंगली से छू कर देखा था। इस एहसास ने चंद लम्हात के लिए उसके दिलो दिमाग में ऐसे ख्यालात पैदा किए जिनका कोई सर था न पैर। 1-2 बार मसूद ने यह भी महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे गोश्त के लुथड़ों में हरकत पैदा हुई, उसी किस्म की हरकत जो उसने बकरे के गर्म गर्म गोश्त में देखी थी। उसने बड़ी बददिली से कमर दबाना शुरू की थी, मगर अब उसे इस काम में लज्जत महसूस होने लगी। टाइम पीस में 11 बज गए, लेकिन मसूद अपनी बहन कलसूम की कमर दबाता रहा। शाबाश मसूद, शाबाश। रोब लगे हाथों टांगे भी दबा दो, बिल्कुल इसी तरह। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। ये आपने हंसना क्यों शुरू कर दिया? आप चुपचाप लेट गए ताकि मैं आपकी टारगेट दबा दूं। ना भाई, मेरे खुद ही होती है, उसको वैश्यों की तरह दबाती हूँ। अब की बार मैं पूरा बोझ आप पर नहीं डालूंगा, आप इत्मीनान रखें। अब की बार ऐसा अच्छी तरह से दबाऊंगा कि आपको जरा तकलीफ नहीं होगी। हौले हौले बड़ी होशियारी से उसने पैर चलाने शुरू किए। कलसूम की रानों में पकड़ी हुई मछलियां
उसके पैरों के नीचे दब दब कर इधर उधर फिसलने लगी। मसूद ने एक बार समुद्र में तने हुए रस्से पर एक बाजीगर को चलते हुए देखा था। उसने सोचा बाजीगर के नीचे तना हुआ रस्सा इसी तरह फिसलता होगा। इससे पहले कई बार उसने अपनी बहन कलसूम की टांगें दबाई थी, मगर वो लज्जत जो कि उसे अब महसूस हो रही थी पहले कभी महसूस नहीं थी। बकरे के गर्म गर्म गोश्त का उसे बार बार ख्याल आता था। एक तो मरतबा उसने सोचा कलसूम को अगर ज़िबा किया जाए तो खाल उतर जाने पर क्या इसके गोश्त से भी धुआं निकलेगा? आपकी बार मेरी कौन सी कहानी पर गुस्सा नाजिल हुआ है? हमें तो तपास करने आया है। तुम्हारा नाम कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में चौपड़ी पर लिखा है। बोलो, तुम्हारा नाम कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में चौपड़ी पर लिखा है? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उनसे? बोलो। चौपड़ी से या कम्युनिस्ट पार्टी से? कम्युनिस्ट पार्टी से। ताल्लुक तो है, मगर नाजायज ताल्लुक है। क्यों है? भाई तुम्हारी हुकूमत तो यही समझती है, वरना तुम इधर तपास करने क्यों आते? अपनी गुरबानी की बेटियां ना जो की चौपड़ी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 42 में मेरा एक अफसाना कादी शफार शाया हुआ था, जिसे लोग बहुत समझते। ये सफेद झूठ। अफसाना निगारी मेरा पेशा है और मैं इसके आदाब से पूरी तरह वाकिफ हूँ। इससे पेशतर भी मैं इस मौजू पर कई अफसाने लिखूंगा और उनमें से कोई भी अफसाना हो और मैं आइंदा भी इस मौजू पर अफसाने लिखूंगा जो फोश नहीं होंगे। इसका कोई हजरत आदम से जारी है और मेरा ख्याल है कि ये क़यामत तक जारी रहेगी। इसकी शक्लें बदलती रहेंगी, लेकिन इंसान अपने एहसासात दूसरों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखेगा। अफसाना कारी शलवार का पस मंजर एक वैश्या का घर है। ये घर दिए के घर की तरह हैरत अंगेज नहीं है जिसके मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं। दिल्ली में ऐसी औरतों के लिए एक खास मुकाम तय करके ऐसे बेशुमार घर बनाए गए। मेरी सुल्ताना भी ऐसे ही एक बने बनाए घर में रहती है। वैश्या के कोठे पर हम नमाज या दरूद पढ़ने नहीं जाते। वहां हम जिस गरज से जाते हैं जाहिर है वहां हम इसीलिए जाते हैं कि वहां हम जा सकते हैं। वहां जाकर हम अपनी चाली चीज बिला रोक टोक खरीद सकते हैं। जब हमें वहां जाने की खुली इजाजत है, जब एक औरत अपनी मर्जी पर वैश्या बन सकती है और एक लाइसेंस लेकर जिस्म फरोशी कर सकती है, जब ये तिजारत कानूनन जायज तस्लीम की जाती है, तो फिर इसके मुतल्लिक हम क्यों बात नहीं कर सकते? अगर वैश्या का जिक्र फोहश है तो उसका वजूद भी फोहश है। अगर उसका जिक्र ममनू है तो उसका पेशा भी ममनू होना चाहिए। वैश्या का घर मिटाइए, उसका जिक्र खुद ब खुद मिट जाए। वैश्या का मकान खुद एक जनाजा है जो समाज अपने कंधों पर उठाए हुए है और वो इसे जब तक कहीं दफन नहीं करेगा इसके मुतल्लिक बातें होती ही रहेंगी। ये लाश गली सड़ी सही, बदबूदार सही, भयानक सही, घनौनी सही, लेकिन इसका मुंह देखने में क्या है? क्या ये हमारी कुछ नहीं लगती? क्या हम इसके अजीजो अकारब नहीं हैं? हम कभी कभी कफन हटाकर इसका मुंह देखते रहे और दूसरों को दिखाते रहे। काली शलवार में मैंने ऐसी ही एक लाश का मुंह दिखाया। मुलाहिजा हो, हर औरत वैश्या नहीं होती, लेकिन हर वैश्या एक औरत होती। इसमें डरने की बात ही क्या? नहीं, कि मैंने इसलिए कहा कि कुछ देर तक वहां खड़ा रहा, फिर कुछ सोच के इधर आया। तुझे गलत फहमी हुई है, मैं तुझे नहीं तेरे फ्लैट के ऊपर देख रहा हूं। वहां एक औरत
खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। ये मंजर मुझे पसंद आया तो मैं रुक गया। फिर बालकनी में सब बल्ब रोशन हुआ। सब रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत सुकून देती है। वैसे मेरा नाम शंकर है। फरमाइए। कुछ तुम ही बताओ, बुलाया तुमने है मुझे? लो अब समझा, जो कुछ तू समझ रही है वो बिल्कुल गलत है मुझसे। मैं उन लोगों में से नहीं जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस होती है। जब मुझे बुलाया जाए तो फीस तो अदा करनी पड़ती है। तो काम क्या करता है? यही जो तू करती है। क्या? तू क्या करती है? मैं कुछ भी नहीं। तो मैं भी कुछ नहीं करता। ये क्या बात हुई? तू कुछ ना कुछ तो जरूर करता हूँ। तो तू भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती हो। मैं झक मारती हूँ। मैं भी झक मारता हूँ। अच्छा, आजा दोनों मिलके झक मारे। हाजिर है मगर झक मारने के दाम नहीं दिया। अरे मियां, होश की दवा करो। ये कोई लंगर खाना नहीं। और मैं भी कोई वॉलंटियर नहीं। ये वॉलंटियर क्या होती है? उल्लू के पट्टे। मैं कोई दूसरी पट्टी। अगर वो शख्स खुदा बख्श के तेरे साथ रहता है वो तो जरूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? क्योंकि वो कई दिनों से ऐसे खुदा रसीदा फकीरों के पास अपनी किस्मत का हाथ बुलवाने जा रहा है जिनकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। तू हिंदू है, इसीलिए हमारे बुजुर्गों का मजाक उड़ाता है। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। अरे साहब, बड़े बड़े मौलवी और पंडित भी यहाँ आ जाए तो शरीफ हो जाए। जाने का मुस्पटांग बातें कर रहा है। और रहेगा क्या? उन शर्तों पर जो बता चुका हूँ। अरे चल जा, रास्ता पकड़। सुनोरी ननद तोरा वीर मुझे घुमत पे लगवाना हे मोरी घुमत पे लगवा सागा मदानी। मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरता हूँ, दिल करे तो बुला लेना। बहुत काम का आदमी हूँ। घुमत पे लगवाना हे मोरी घुमत पे लगवा। सुल्ताना नहा धोकर सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी। नीचे सड़क में रौनक के आसार नजर आने लगे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई, मगर सुल्ताना को ये नागवार मालूम ना हुई। वो सड़क पर आते जाते तांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलाया। घुमत पे लगवा सागा मदानी सा सानी दामगा सना लागे मोरी घुमत पे लगवा। तू 100 दफा मुझे बुला सकती है और 100 दफा ही कह सकती है कि चला जा। मैं ऐसी बातों पर नाराज नहीं हुआ करता। सुन, बैठ। तुझे जाने का कौन कहता है? तो फिर तुझे मेरी शर्तें मंजूर हैं? कौन सी शर्तें? ओ हाँ, क्या निकाह करेगा मुझसे? निकाह शादी कैसी? ना तू उम्र भर किसी से शादी करेगी ना मैं उम्र भर किसी से निकाह। ये रस्म है, हम लोगों के लिए नहीं होती। चलो छोड़ो इन फजूल याद को, कोई काम की बात कर। तू ही बता, क्या बात करूं? वो औरत है, कोई ऐसी बात कर जिससे दिल बहल जाए। इस दुनिया में दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है। साफ साफ बता, तुझे चाहता क्या? जो दूसरे चाहते हैं। फिर तुझ में और दूसरों में फर्क क्या रहा? मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं, मगर मुझ में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, खुद समझी जाती हैं। फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें मैं समझ गई। तो फिर
क्या इरादा? तू जीता, मैं हारी, मगर फिर भी कहती हूँ, आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल न की। तो गलत कहती। इस मोहल्ले में मैं तुझे ऐसी सादा लौ औरतें भी मिलवा सकता हूँ जो कभी यकीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तू बगैर किसी एहसास के कानूनन करती है। मगर उनके ना यकीन करने के बावजूद तुम लाखों की तादाद में मौजूद हो। तेरा नाम सुल्ताना है ना? मेरा ही नाम सुल्ताना है। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी अजीब ऊट पटांग होते हैं। तो फिर अंदर चले। सुनोरी ननद तोरा वीर नहीं करेगा। हकीकत इसके बिल्कुल बरक है। औरतों में अब कस्बी हो या गैर कस्बी 99% ऐसी होंगी जिनके दिल अजमत फरोशी की तारीफ तिजारत के बावजूद बदकार मर्द के दिल की बनिस्बत कहीं ज्यादा रोशन होंगे। मौजूदा निजाम के तहत जिसकी बागडोर सिर्फ मर्दों के हाथ में हो, औरत को चाहे असमत फरोश हो या बासमत हमेशा दबी रहेगी। मर्द को इख्तियार है कि जो चाहे वो उसके बारे में राय कायम करे। जिस्म दागा जा सकता है मगर रूह दागी नहीं जा सकती। वैश्य अपनी तारीफ तिजारत के बावजूद रोशन रूह रखती है और वो अपने जिस्म की बेदर्दी से कीमत तो वसूल करती है, लिए बेपनाह जज्बात रखती है। वैश्या इरादा पर बात ये है कि तू समझेगा कि मैं तुझसे दाम वसूल कर रही हूँ, मगर बोल रुकी गई। देख शंकर, मुहर्रम से निभा रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि एक काली शलवार खरीद सकूं, जहाँ के सारे टुकड़े तो खुद से सुन ही चुका है। एक दुपट्टा कमीज थे मेरे पास जो नंगे में दे दिए, मगर तू चाहती है कि मैं तुझे कुछ रुपए दे दूं ताकि तू काली सलवार बना ले? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। अगर हो सके तो मुझे एक काली शलवार ला दे। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कभी कुछ ना कुछ होता, मगर मैं कोशिश जरूर करूंगा मुहर्रम की पहली तारीख को तुझे ये शलवार मिल जाएगी। अब खुश? ये बूंदे तू मुझे दे सकती है? ये चांदी के मामूली से बूंदे, तो इनका क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। मैंने बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। इस किस्म के अफसाने पढ़ने के बाद उनकी रूह काम उठी हो। उनके हाथ में कानून है और वो इसका इस्तेमाल सख्ती से कर सकते हैं। इन गंदे अफसाने लिखने वाले सादत हसन मंटो को वो गिरफ्तार कर देते और इनमें से एक को 3 साल के लिए कैद कर देते। अब्दुल हकीम इस्लाम का एक मसला और दिशाया होता है, उसका एक अफसाना नंबर इस वक्त हमारे पीछे नजर है, जिसमें अर्ज़े कलम फोर्स निगार सादत हसन मंटो शाया हुआ है। इसके खिलाफ आप पुरजोर एहतजाज करते हैं। एक किताबी महानामे ने सादत हसन मंटो का फौश अफसाना खूब शाया किया था, वो अब सब कर लिया गया। ये सब 292 कटार किसके मातहत अमल में आई है। हम काबिल तारीफ समझते हैं हुकूमत पंजाब को और उम्मीद करते हैं कि वो इस किस्म की फांसी को मुस्तकिल रोकने के लिए कोई सजा और कोई मुअस्सर कदम जरूर उठाएंगे। मेरे तेरे नजर मुकदमा 292 ताजिरात हिंद के तहत, जिसमें बरकत अली और नसीर अहमद को 60 रुपए जुर्माना और अदब अदायगी जुर्माना की सूरत में 1 माह कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई।
और इस सजा के खिलाफ मुझसे अपील भी की गई है। मौजूदा मुल्जिमों में से एक पब्लिशर और दूसरा एडिटर जिसने मजमून छापा। काबिल गौर बात है कि ऐसे अशखास मुल्ज़िमीन की सिफारिश में पेश हुए जो उर्दू अदब के आलम होने की हैसियत बहुत मशहूर है, और उन सब की राय है कि ये मजमून बू में ऐसी कोई चीज नहीं जो शहबानी हिस्सियात पैदा करे, बल्कि उन लोगों का कहना है कि मजमून तरक्की पसंद है और उर्दू अदब के मॉडर्न रुझान से ताल्लुक रखता है। और मैं इसको एक बार फिर ये रिपीट करना चाहूंगा कि मजमून बू में ऐसी कोई चीज नहीं जो शहबानी हिस्सियात पैदा करे। हत्ता कि इस नगासा के गवाह ने बशीर ने दौरान इजरा कबूल किया है कि मजमून इंसान के इखलाक पर असर डालता है, जबकि मुल्क के मशहूर मरूफ अदीबों और आर्टिस्टों ने मुल्ज़िमीन के हक में कहा है तो फैसला यही हो जाता है। लिहाजा मैं अपील मंजूर करता हूँ और मुल्ज़िमीन को बरी करता हूँ। जुर्माना अगर अदा कर दिया गया है तो वो सारे का सारा वापस कर दिया जाए। जहां जख्म सर अच्छा हो जाए, लज्जते तन बांदाज़े तकरीर नहीं। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ है कोई नवा जवाब है क्यों है तेनू कलवंत तेनू मेरी कसम दस किथे रहे शहर गया है ਉਹ नहीं नहीं तू जरूर शहर गया है तो उसको बहुत सारा पैसा लुटिया है जेड़ा जेड़ा मेरे को लुटा रहे है ਓਏ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ शहर जाता और तेनू उस साल होया की थी जिंदा पड़ा मेरे नाल नमिया पिया मैंने वो सारे गहरे खुआ रखे सन जेड़ा तू मेरा लुट के ले आया मेरी बच्चे ले रहा सी होरे तेनू कितना की होया उठिया ते कपड़े पा के बाहर टुर पिया देखिए इवे रंग पीला पै गए शर्मिया तो बाहर ढूंढी जरूर डाल कुछ कहना अब तेरी जान की सो कुछ भी नहीं है गणेशस्या उनको नहीं रहा जिन्हें आज तो 5 दिन पहला थी ਓਏ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ ਆ ਕੁੱਟ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹਟਾਂ ਦੀ ਕਰਮੀ हौसला हो गया थी बुरा नहीं मार हो गया और दसेगा नहीं अपने हाथ की सारे ये झूठ बोले एक बाजी तो औषधि ना हो जाए। तूफान हो ਓਏ गणेशस्या मेरी पीड़ होती है ਓਏ कसम है बाल गुरु दी बड़ी करारी औरत है तू गणेशस्या और ये कहकर उसने मजीद जुल्म खाने शुरू किए। कलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर से इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सके। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर लिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बच रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, शर्मिया बड़ो फेंक चुकी है उनको पत्ता सूट ये सुनकर ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी कड़ी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ
तो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन अब कलवंत कौर को सख्त नाउमीदी हुई तो वो झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने धोती पर चादर पड़ी थी, उसको उतारकर उसने जल्दी जल्दी तोड़कर और नथने में फुलाकर बिखरे हुए लहजे में कहा, कलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।
बातों के मुतालिक सोचना ही एक संगीन जुर्म है। आपने ठीक कहा। अफसाना ठंडा गोश्त के बारे में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद तो इस कमबख्त को मर जाना चाहिए। मेरा मतलब है खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। और अगर वो इस कोशिश में नाकाम रहा तो इस पर यकीनन मुकदमा चलता कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। मेरा ख्याल यही वजह है कि वो खुदकुशी से बाज रहा। अगरचे वो बाज रहने वाला आदमी नहीं। तो आपका मतलब है कि वो अपनी ख्वाहिश जारी रखेगा। ये जिनमें अदीब और शायर बने फिरते हैं ना, इनको चाहिए कि होश में आए और कोई शरीफाना काम इख्तियार करे। लीडर बन जा। सर मुस्लिम लीग क्या है? हाँ, मेरा मतलब यही था कि किसी और लीग का लीडर बनना फौज बेहद फौज। भाई, लीडरों के अलावा भी इतने शरीफाना पेशे मौजूद हैं। डाक खाने के बाहर बैठकर पाकीज़ा इबारत में खतूत नवीसी करें, दीवारों पर इश्तिहारात लिखें, बेरोजगारों के दफ्तरों में क्लर्क हो जाए। नया नया मुल्क बना है, इतनी आसामियां खाली हैं, कहीं भी डाल दिया जाए अदीबों को। मेरा ख्याल बहुत अच्छी बात है कि लोग वहाँ बड़े ही खुश रहेंगे। लेकिन अंजाम क्या होगा? अंजाम की कौन सोचता है, जो होगा देखा जाएगा। खामखा बड़े झक मारते रहेंगे। लोहे को लोहा काटता है और फहाशी को फहाशी काट ही लेगी। बड़ा दिलचस्प सिलसिला रहेगा साहब। और मंटो को तो वहां पर खास तौर पर अपनी दिलचस्पी का मन भाता संभाल ले ली जाएगा। अगर वो कमबख्त उनका मुजरा सुनने की बजाय उन पर लिखेगा, कई सौगंधियां, कई सुल्तानाएं सुनाएगा और कई खुशियां और ढूंढू। मालूम नहीं कमबख्त को ऐसे जलील इंसानों पर लिखने की क्या आदत पड़ती है। सारी दुनिया ने जलील और फकीर समझती है। वो है कि इन्हें सीने से लगाता है, इन्हें प्यार करता है। अरे जनाब, ये उस वक्त 5वां मुकदमा है। अगर उसने बाज रहना होता तो पहले मुकदमे पे तौबा कर लेता, कोई शरीफाना काम शुरू कर देता। छापा पड़ा है और जावेद के खास कुंबर के 5 पत्ते उठाकर ले गई है। अबे छोड़िए ये जावेद वालों को, ये इनका ही पब्लिसिटी स्टंट है। ठंडा गोश गैर गोश है। नहीं नहीं, ऐसा अदब पाकिस्तान में नहीं चलेगा। इस कहानी का थीम ये है कि हम मुसलमान इतने बेगैरत हैं कि सिखों ने हमारी मुर्दा लड़की भी नहीं छोड़ी। खास नंबर में बगर्दे शाह, नसीम अनवर प्रिंट और ऑपरेशन, और मुल्ज़म हमराही और आरफ अब्दुल मतीन और नसीर अनवर एडिटर रसाला मस्तूरा, जो कि फौज डाल दिया। और ये दफा 292 ताजरात हिंद की तारीख में आता है। तो क्यों ना आपको इस जुर्म की सजा दी जाए। मैंने अफसाना ठंडा गोश्त जावेद पे बगर्ज़े इशाद दिया, लेकिन वो फौज नहीं था और ना मैं उसे फौज तस्वुर करता। वो अफसाना इस्लामी है। फिर मुकदमा क्यों चलाया गया? पुलिस बेहतर जानती है, उसका नुक्ता-ए इखलाक व इस्लाम हमसे मुख्तलिफ है। आप कुछ और कहना चाहेंगे? इस मौका पर नहीं। गवाहों को पेश किया जाए। मंटू का अफसाना ठंडा गोश्त मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वो फौश नहीं, क्योंकि मंटू आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट। पहला गवाह हाजिर हो। मैंने रिसाला जावेद में मंटो साहब का ठंडा गोश्त पढ़ा है। ये एक अदब पारा है। मैंने मंटो साहब की तमाम तसनीफात को बहुत गौर से पढ़ा। प्रेमचंद के बाद जो मुख्तसर अफसाना निगार मशहूर हुए हैं, उसमें मंटो साहब को एक खुसूसी मुकाम हासिल है। और इस अफसाने के किरदार इशरत सिंह से ये बहुत असर ये है कि जो उसने किया उसकी सजा उसे फितरत की तरफ से नफ्सियाती नामर्दी से मिल गई। इस तगाजे की तरफ से सवाल किया गया। आपके इस सवाल का जवाब भी इसमें शामिल है। हर मकबूल इंसान के फेल या काम का एक अपना मतलब होता है, मगर तमाम इंसान मकबूल नहीं होते। आप हर फेल या काम को सोसाइटी के कंधों पर रखकर अच्छा या बुरा कर सकते हैं, मगर उसको जांचने के लिए बेशुमार मयार होते हैं। ये अफसाना मेरे सब बच्चों ने पढ़ा। मेरी एक लड़की जो 4th ईयर की स्टूडेंट है, उसके साथ कई बार सेक्स पर बहस हो चुकी है, क्योंकि वो उसके निसाब का हिस्सा है। कई अदीबों से इस अफसाने के बारे में तबादला ख्याल हो चुका है और उन सब ने इसे सराहा।
दूसरा गवाह हाजिर हो। ठंडा गोश्त गोश्त नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा जिनसी मसला है। गोश्त लफ्ज की कोई बुनियाद नहीं। दूसरे अल्फाज में वहाशी एक इजाफी चीज है। ज़हनी तौर पर बीमार अशखास पर ठंडा गोश्त पड़ने से बुरा असर हो सकता है। तीसरा गवाह हाजिर हो। नफ्सियात के अंदर जो अच्छा बुरा है, अदीब का काम है कि वो उसको इस तरह बयान करे कि इंसानी हकायक समझने में मदद मिल सके, और बुरे किरदार को इस तरह पेश करे कि उसके बुराई देखकर नफरत पैदा हो। ज़ेरे बहस अफसाने के किरदार ईश्वर सिंह से शदीद नफरत पैदा होती है। ये किरदार बिल्कुल ठीक है। इस तरह के किरदारों पर खास कैफियतों के मातहत जिस्मानी हालत दुरुस्त होने के बावजूद नफ्सियाती नामर्दी पैदा हो सकती है। मैं मजिस्ट्रेट हूँ या मुहर्रिर? आप कौन? मैं मंटो साहब का वकील हूँ। क्यों मंटो साहब? आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं मुल्जिमों का वकील हूँ। क्यों मंटो साहब? मैंने अभी अभी ठंडा गोश्त पढ़ा है जज साहब। ये गलत रिसाले में छपा है। मेरा मतलब ये कि इसे किसी पॉपुलर रिसाले में नहीं छपना चाहिए था। अगर ये अफसाना किसी साइंटिफिक रिसाले में बतौर केस हिस्ट्री मद्दी या नामर्दी की तकरीर या तारीफ के सिलसिले में छपता तो शायद पहुंच ना हो। और कीजिएगा, जिन लफ्जों की तरफ इशारा किया गया है बोलने में उन्हें बुरा समझता हूं, मगर केस हिस्ट्री के लिए ये लफ्ज बहुत अहमियत रखते हैं। मिस्टर मंटो कौन? ये हादसा है। हुजूर, आपका ये गवार स्टाइल अब आप गिरा कर सकते हैं। बताइए, अफसाना मानी और मतलब की वजह से काबिल एतराज है। क्यों साहिब? आप ये बताएं, अदालत में आपके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा है। जी हाँ। मेरी अदालत में? जी हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं कहना चाहता हूं। मैं अफसाना ठंडा गोश्त का मुसन्निफ हूं, जिसे कुछ लोग पुरियां और फोहज समझते हैं। मुझे इससे शदीद इख्तिलाफ है, क्योंकि वो अफसाना किसी भी नुक्ता नजर से ऐसा नहीं है। इससे पहले 3 मरतबा मेरे अफसानों के बारे में शुबा हुआ था कि ये फोहिश है। चुनाचे मुकदमे चले, सजाएं हुई, लेकिन अपील करने पर हर बार सेशन कोर्ट ने मुझे और मेरे अफसानों को इल्जाम से बरी करार दिया। ठंडा गोश्त जैसा कि जाहिर है कि एक अफसाना है, जिसका अदबी मंजर यूं तो गुज़श्ता फसादात है, लेकिन असल में जिसकी बुनियाद इंसानी नफ्सियात पर कायम है, और इंसानी नफ्सियात का जिन से चोली दामन का साथ है। इस तगासे में 2 किरदार हैं, ईश्वर से या उसकी दास्ता या बीवी करमंद कौर। इस तगासे के फाजिल वकील ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि ईश्वर सिंह के मुकालमों में गालियां इस्तेमाल की गई। मैं यहां गाली की नफ्सियात पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन यह एक खुली हुई हकीकत है कि वे अल्फाज जो इस तगासे के वकील के नजदीक गाली है, असल में गाली नहीं है। माँ बहन की गाली यूपी और पंजाब में गुफ्तगू में आम इस्तेमाल होती है और किसी के काम खड़े नहीं होते। खास गाली अक्सर लोगों का कच्चा कलाम बन जाती है। ईश्वर सिंह भी चंद गालियों को तकिया कलाम के तौर पर ही इस्तेमाल करता है। मुझे अफसोस है, बेहद अफसोस है, कि वो तहरीर जो इंसानों को बताती है कि इंसान हैवान बनकर भी इंसानियत से अलहदा नहीं हो सकते, फुहश और शहवत उभारने वाली समझी जा रही है। लतीफा तो ये है कि उस अफसाने में एक इंसान को उसकी रही सही इंसानियत एक बहुत बड़ी सजा देती है। उर्दू को मेरे अदबी मुकाम का इल्म। अफसाना ठंडा गोश्त में फोबिया की फितरत की बेअंत संगीनी और संजीदगी शायद ना हो, लेकिन इससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि वो अफसाना बेपनाह मलाल से भरा पड़ा। मैंने उस खून के समंदर में गोता लगाया।
मैं तो यहाँ मुल्ज़िमों के कटहरे में खड़ा हूँ और एक नहायत ही घनौने इल्जाम का मुंह देख रहा हूँ कि मैंने अपनी तस्नीफ के जरिए लोगों के शहवानी जज्बात उतारे। हैरत, बेहद हैरत कि ठंडा गोश्त पढ़कर कारी का जहन खौफ और नफरत में लिपटा होने की बजाय शहवत से जुड़ा हो सकता है। और भी हैरत कि ईशर सेन को जो हौलनाक सजा मिली वो पढ़ने वाले के दिल और दिमाग में शहवानी जज्बात पैदा कर सकती है। ऑर्डर ऑर्डर, ये बयान ही मुल्ज़िम को सजा देने के लिए काफी। 3 माह कैद बामुशक्कत और 300 रुपए जुर्माना और अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में 21 दिन मजीद कैद बामुशक्कत। कहानी बागबान ठंडा गोश्त पढ़ने के बाद मुझे इत्तेफाक हो गया है कि इसमें पढ़ने वाले का इखलाक बिगाड़ने का इम्कान मौजूद है और ये हमारे मुल्क के इखलाकी मेयारों के मुताबिक नहीं है, ये उसकी खिलाफ वर्जी करती है और इसलिए मैं मुल्ज़िम सादत हसन मंटो को एक फौज तहरीर पेश करने पर जिम्मेदार ठहराता हूँ और इसे PPC 292 के तहत 3 माह कैद बामुशक्कत और 300 रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़ करता हूँ और इसे मजीद 21 दिन कैद की सजा भी हो सकती है और इसके अलावा मुल्ज़िम हमराही और आरिफ अब्दुल मतीन उनको मैं नरम सजा के तौर पर 300 रुपए की सजा तजवीज़ करता हूँ। आपने दुरुस्त इरशाद किया। मुल्ज़िम ने जुर्माना अदा कर दिया है जो कि अपील मंजूर होने पर उसे वापस मिल जाएगा, मगर जो 2-3 दिन जमानत मंजूर होने से पहले मेरा मौक़िफ़ जेल में काटेगा, क्या अपील मंजूर होने पर उसे वापस मिल जाएंगे? जमानत मंजूर की जाती है। चलो भाई चलो, कहीं दुकान बंद न हो जाए। चुनाचे दलीलों के लिए 20 जुलाई की तारीख को मुकर्रर की गई। अच्छा है इस दौरान मैं खूब तैयारी करता हूँ। हमारा केस एक गलत आदमी के पास पहुँच गया है जो कि दाढ़ी रखता है और नमाज रोजे का कायल है। हटाइए यहाँ, हाई कोर्ट में देखा जाएगा। पहले मुझे तरकीब संत तस्लीम किया जाता था, बाद में एकदम मुझे इज्जत पसंद बनाया और अब ये फतवे देने वाले सोच रहे हैं और फिर से आमादा हो रहे हैं कि मैं तरक्की पसंद फतवों पर फतवे देने वाली सरकार मुझे तरक्की पसंद तस्लीम करती है। यानी एक सुरखा, एक कम्युनिस्ट, वो कभी कभी झंझलाकर मुझ पर फहुश निगारी का इल्जाम लगा देते, मुकदमा चला देते। दूसरी तरफ यही सरकार अपनी मतबूआत में ये इश्तिहार देती है कि सादत हसन मंटो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अदीब और बहुत बड़ा अफसाना निगार है। आज मैंने अपनी आंखें नीची तो मेरी बीवी और 3 कमसिन बच्चियों की देखभाल कौन करेगा? मैं अफसाना नवीस, दहशत पसंद, सिंधी, लतीफाबाज, लिज्जत पसंद से, लेकिन मैं बीवी का खावत और 3 लड़कियों का बाप हूं। अगर उनमें से कोई बीमार हो जाए और मुनासिब और मौजू इलाज के लिए मुझे दर की भीख मांगनी पड़े तो मुझे बहुत कोफ्त होगी। मेरे दोस्त भी हैं जो मुझसे भी ज्यादा खस्ता हाल है, पर वक्त अगर मैं उनकी मदद ना कर सकूं तो मुझे तकलीफ होती है। दुनियावी मामलात में अक्सर अपना या किसी दूसरे का सर झुका हुआ देखूं तो खुदा की कसम मुझे तकलीफ होती, दुख होता। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि अगर मेरे मरने के बाद मेरी तहरीरों पर रेडियो और लाइब्रेरियों के दरवाजे खोल दिए गए और मेरे अफसानों को वही रुतबा दिया गया जो इकबाल मरहूम के अशार को दिया जा रहा है, तो मेरी रूह सख्त बेचैन होती। उस बेचैनी के पेश नजर मैं इस सलूक से बेहद मुतमईन जो अब तक मुझसे रवा रखा गया था। खुदा मुझे से महफूज रखे जो कब्र में मेरी सूखी हड्डियां जाते। आरिफ अब्दुल मतीन और नसीर अहमद और सादत हसन मंटो की तरफ से
एक अपील है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों, एक उर्दू रसाले जवेद में एक एडिटर और एक पब्लिशर, जबकि तीसरा एक अदीब जिसने इसके मार्च 1949 ईस्वी में एक कहानी छपने के लिए दी जिसका नाम था ठंडा गोश्त। मैंने फाजिल मशीरे कानून को सुना और मिस्र का मुताला भी किया। मेरे ख्याल में मुल्ज़मीन के खिलाफ जुर्म साबित नहीं हो सका, लिहाजा सजा भी बरकरार नहीं रह सकती। फाजिल पीपीएस ने ऐसे किसी खास पैरों की तरफ इशारा नहीं किया कि जिनको वो फौज करार देता है और बस कहानी की चंद लाइन पर किसी शख्स ने निशान लगाए हैं जिसका मैं पेशतर जिक्र कर चुका हूँ और अब उसको दोबारा पेश करने से कोई खास मकसद हासिल नहीं होगा। लिहाजा मुझे फाजिल अदालत से इख्तिलाफ है और इसका मैं बिल्कुल ये साफ कर देना चाहता हूँ कि इसका मकसद बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं, मुझे मजमून से इत्तेफाक, चुनाचे मैं इसे फौज और ज्यादा खिलाफ कानून भी नहीं समझता। मैं अपील मंजूर करता हूँ और अपील करने वाले तीनों मुल्ज़िमों को बरी करता हूँ जो कि पहले ही जमानत पर है। जुर्माना अगर अदा कर दिया गया है तो वो सारे का सारा वापस कर दिया जाए। खुदा ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ रहीम, ऐ करीम, हम दो गुनाहगार बंदे तेरे हजूर के गिराकर दुआ मांगते हैं कि तू सादत हसन मंटो को, जिसके वालिद का नाम गुलाम हसन मंटो है और वो नहायत शरीफ और परहेजगार है और खुदा तक आदमी को इस दुनिया से उठा ले जहां वो खुशबुएं छोड़कर बदबुओं की तरफ भागता है। नूर में आंखें नहीं खोलता लेकिन अंधेरे में ठोकरें खाता फिरता है। सत्र से इसे कोई दिलचस्पी नहीं, सत्र से इसे कोई दिलचस्पी नहीं। वो इंसानों का रंग देखता है, मिठासों से इसे कोई रग़बत नहीं, कड़वाहटों पर अलबत्ता वो जान देता है। घरेलू औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता लेकिन बेजुआओं से घुल मिलकर बातें करता है। साफ और शफाफ पानी छोड़कर बदरुओं में नहाता है। जहां रोना है वहां हंसता है और जहां हंसना है वहां रोता है। कोयलों की दलाली में जो अपना मुंह काला करता है उनकी कालिक साफ करके हमें दिखाता है। तुझे भूल कर शैतान के पीछे मारा मारा फिरता है जिसने तेरी हुक्मअदुली की थी। ऐ रब्बुल आलमीन, इस शर्अंगेज निज्जत पसंद और शरीर इंसान को इस दुनिया से उठा ले जिसमें वो बद किरदारों और बद अतवारों के नाम अमाल की स्याहियां मिटाने की कोशिश में मसरूफ है। ऐ खुदा, वो बहुत शर्त पसंद है। अदालतों के फैसले इस बात का सबूत है लेकिन ये अर्जी अदालतें हैं। तू उसे इस दुनिया से उठा और अपनी आसमानी अदालत में इसके खिलाफ मुकदमा चला और इसको करार वाकई सजा दी। लेकिन देख, उसे अदाएं बहुत आती हैं। ऐसा ना हो तुझे उसकी कोई अदा पसंद आ जाए। लेकिन तू सब कुछ जानने वाला है। हमारी सिर्फ ये दुआ है कि वो इस दुनिया में न रहे, रहे तो हम जैसा बनकर रहे जो एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालते हैं। ईद आसमान वास जुमला जहां, आमीन बोल। फिल्म भी देखी, ड्रामा भी देखा, आपके पेशेंस की देखी बहुत। इस ड्रामे के डायरेक्टर मलिक असलम, सेट भी मलिक असलम का डिजाइन करते हैं। मैं तारीफ करवा दूँ सारी टीम का आपसे। तबले और हारमोनियम पे थे जावेद कृष्ण, इमरान,